नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरणे। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही नामी गिरामी चेहरा, जो कि आप जानते हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अभी वर्तमान में विधायक हैं देवतालाब से, रीवा के देवतालाब से विधायकी भी उनके हाथ में है और बहुत ही सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बड़ा लंबा अनुभव है उनको। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जो विचार है उसको जानते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका विधायक जी। और पहले की जैसे कि हमारा सवाल ही यही है कि आपको तो एक लंबा अनुभव है, आप वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपका जो कार्यकाल है अभी तक का, कैसा महसूस करते हैं आप? आपको यहाँ राजनीति में आने की जो प्रेरणा मिली कभी, तो कब से आप राजनीति में हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिली? राजनीति में तो मैं छात्र राजनीति से था, 1969 से राजनीति कर रहा हूँ। कॉलेजिएट जो राजनीति है वो 72 से शुरू किया और आपका ये लोकतांत्रिक पद्धति में विधानसभाओं के चुनाव पहली बार जब उम्र हुई 25 साल के बाद, तो 80 से लड़ना चालू किया। 1980 से आप लड़ना शुरू? पहला चुनाव विधानसभा का 80 में लड़ा, क्योंकि 77 में लड़ पाया, उम्र कम थी, 25 साल से कम था। 25 साल की बाध्यता थी, इससे नहीं लड़ पाया। 80 में पहला चुनाव 27 साल की उम्र में लड़ा और 2003 से जीतना चालू हुआ, तो लगातार ही जीत रहा हूं। फर्क यह है कि विधायक बनने के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की सौभाग्य से बन गई और हम उसी के विधायक हो गए, सत्ताधारी दल के। तो प्रदेश में एक विकास का जो परिवर्तन है वो बहुत तेज हुआ है। सड़कों के मामले में, सिंचाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पर्यटन के मामले में, संस्कृत के मामले में, रिलीजियस के मामले में, सारे मामलों में एक तरह से जो चीज दबी हुई थी उसको उभारने का प्रयास हमने किया है। और इसीलिए आज आप सड़कों की हालत देखिए, किस तरह की सड़कें हैं। इंदौर तब भी मैं जाया करता था, 2003 के पहले उज्जैन जाता था, इंदौर जाता था या कहीं भी जाता था। मैं भोपाल में बैठ के बात कर रहा हूं। भोपाल से हम लोगों ने गाड़ी से रीवा जाना बंद कर दिया था सड़कों की वजह से, सड़कों के कारण, क्योंकि वो अपने को 18 से 20 घंटे लगता था। और अब आजकल हम आते हैं, खुद अपनी गाड़ी से आते हैं, कभी 7 से 7.5 घंटे में पहुंचते हैं अपन, बाया जबलपुर होकर के, बाया दमोह होकर के, 2-2, 3-3। तो सड़कों के बारे में ये, सिंचाई की हालत ये थी कि खासतौर पर जब मैं अपने रीवा की बात करता हूं, रीवा संभाग की, तो एक बूथ सिंचाई का कोई साधन नहीं था, यानी 1 एकड़ सिंचाई नहीं होती थी। आज हम 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर में सींच रहे हैं। 6 लाख हेक्टेयर का हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों में हमने बहुत तेज तरक्की की है। दूसरा, कनेक्टिविटी आप देखते हो कि रीवा में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कोई हवाई अड्डा बनेगा, कोई हमारी एयर कनेक्टिविटी होगी, हम विदेशों से जुड़ जाएंगे, वो भी हो गया। तो डेवलपमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है जो हमने किया है। और वो सिर्फ इस कारण से हुआ है कि हमेशा से एक नीति रही है कि बिना विकास के हम जो समाज को या जो क्षेत्र को देना चाहते हैं, बिना इन सारे डेवलपमेंट के वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वो करने का प्रयास किया हमने। आपने बात की सड़क की, कनेक्टिविटी की, बेहतर कनेक्टिविटी की, सड़कों के माध्यम से, मतलब शहरों को गांवों से जोड़ना, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और आपने जब से विधायकी अपनाई है आपने देखा। और साथ में आपने सिंचाई की बात करी, ये दोनों क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। माननीय विधायक जी, आपसे ये भी पूछेंगे कि किसान बड़े नाराज रहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सरकार भावांतर योजना ला रही है, सरकार कई उनके लिए उन्मुखी योजनाओं का जो है निरंतर उनके लिए प्रयास कर रही है कि किसानों को कैसे भी करके उनको सब्सिडी दी जाए, उनको उनके हिसाब से उनका काम किया जाए, फिर भी नाराज है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बात को लेकर काफी कुछ सड़कों पर प्रदर्शन, किसानों को उकसाना, किसान बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे। तो अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र को देखें, रीवा को देखें, तो किसानों की क्या स्थिति है? ये जो नाराजगी का भाव है ये नाराजगी का भाव तो हम इसको इस दृष्टिकोण से मत देखिए, क्योंकि हम लोग जो है लगातार पढ़ते हैं और फिर परीक्षा देते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ेगा साल भर, फिर उसकी पढ़ाई का असर क्या हुआ वो तो रिजल्ट से आएगा ना। जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा लड़के ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। रिजल्ट अच्छा आया मतलब कि ठीक पढ़ाई की है,
तो ये जो रिजल्ट बार बार 5 साल में आते हैं वो प्रदर्शित करते हैं कि हमसे नाराज नहीं है लोग। और स्वाभाविक है 100% लोगों को न तो प्रसन्न किया जा सकता, न 100% किसी की मांग को, किसी की अपेक्षा को पूरा किया जा सकता। दोनों चीजों को देखना होगा। पर दूसरी तरफ आप देखिए, अभी धान का उपार्जन हम लोग कर रहे हैं। पहले धान जो थी किसान पैदा करता था, एक तो पैदे बहुत कम होती थी क्योंकि वो साधन नहीं थे हमारे पास, सिंचाई के साधन नहीं थे, खाद नहीं थी हमारे पास, इक्विपमेंट्स नहीं थे, उस तरह की सुविधा हम नहीं दे पाते थे। आज हालत ये है कि हमारे पास रखने के लिए वेयर हाउसेस नहीं है। हाँ, इतना धान, जैसे रीवा की मैं बात करता हूँ, रीवा में हमारा 50 से 55 लाख मीट्रिक टन का उठाव होना है, उपार्जन होना है। और अभी 20 जनवरी लास्ट डेट है उसकी, और अभी 60 से 70 हजार लाख मीट्रिक टन हमारे पास आ गया। अब बताइए, माने टारगेट से हम ज्यादा एबव हो गए, अभी 18 दिन बकाया है। तो मतलब धान पैदा हुई तब ना आया, ये रखने की जगह नहीं है, वेयर हाउस कम पड़ रहे हैं, अपन ओपन कैप बना के रखेंगे, उनको लेना तो है ही किसान का। तो एक तो उसको गारंटी दी कि तुम्हारा जो उत्पादन हो बेकार नहीं जाएगा, सरकार उसको लेवल एप करेगी। तो उसको किसान को श्योर किया कि तुम जो उत्पादन करोगे, तुम्हारा चाहे गेहूं हो या ये हो, जो चीजें हो खरीदा गए। तो उससे एक उसको निश्चिंतता मिली कि हमारा ये जो हम धान पैदा करेंगे ये हमारा बिक जाएगा। अभी तो क्या था कि उसका बिकना नहीं बिकना ये उसके हाथ में होता नहीं था, न गारंटी थी कि उसका सारा सामान बिक जाएगा। तो ये चीज है। दूसरा ये कि किसानों को मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, वो भी एक उसको फायदा देता खाद खरीदने का, इसका खरीदने का। और यदि किसानी से इतना किसान क्षुब्ध होता तो इतनी पैदावार नहीं करता वो। तो हमने किसान को पानी दिया, खाद दिया, इक्विपमेंट्स दिए, सब्सिडीज दी, बिजली दी, मोटर्स दिए उसको, ये सब दे करके, और बाकी जमीन उसकी है, मेहनत उसका है, वो पैदा करता है उससे। बिल्कुल नाराजगी का कोई सवाल नहीं आपके दृष्टिकोण से। विधायक जी, ये भी एक आपसे सवाल बनता है कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत फर्क है। आपने देखा होगा कि अब पार्टी जो है मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति कर रही है। जितना अच्छा मंत्री विधायकों का परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छा उनका भविष्य होगा। मतलब अब जमीनी स्तर पर परफॉर्मेंस तो दिखाना पड़ता है विधायकों को, मंत्रियों को। तो परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति अब दिखने लगी है लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि अब ज्यादा समाज सतर्क हो गया है विधायकों के कामों को लेकर, मंत्रियों के कामों को लेकर? अब ज्यादा लोग डिमांड करते हैं पहले की अपेक्षा? मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो ये है कि ये मैंने दोनों समय देखा है, आपका भी समय देखा है, अपना भी समय देखा। आपका से मतलब कि ये पहले नहीं था। ये जो ये टेलीफोनिक जो कनेक्टिविटी आई है, ये हमारे राजनीति में हमारे सामने ही आई है। 2000 के बाद आई है, 2002। और हम लोग राजनीति कर रहे हैं 80 से। हाँ, कुछ भी हो, प्रिंट मीडिया भी जितना तेज आया, प्रिंट मीडिया पहले एक अखबार निकलता था, अब 100 अखबार निकलते हैं। पहले टीवी केवल दूरदर्शन थी, अब आज कम से कम 150-200 चैनल्स हैं। फिर सोशल मीडिया अलग है, फिर इंस्टाग्राम अलग है, फिर आपका वो व्हाट्सएप अलग है, एक अलग यूनिवर्सिटी चल रही है वो। तो ये सारी चीजें ये बाद में आई हैं। इससे नेताओं का पकड़ ज्यादा हो गई है। नेताओं मतलब नेता के खिलाफ पकड़ने का माहौल ज्यादा हो गया है। जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के लिए जितना मतलब वेयर हाउसेस का निर्माण हुआ है, कि जितनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। आपने सिंचाई की बात करी, आपने रोड कनेक्टिविटी की बात करी, क्योंकि पहले आप सड़कों पे चल नहीं सकते थे, अब शानदार सड़कें हो गई हैं, ये बात सच है। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब जाके एक नई दशा दिशा देखने को मिल रही है लोगों में? जैसे कि आपने बताया कि अब हर चीज लोगों के सामने है मीडिया के माध्यम से, तो ऐसे में नेताओं को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। नेता, मंत्री, चाहे विधायक, छोटा लेवल का, बूथ लेवल का नेता भी हो, उसको अपना परफॉर्मेंस देने वाली राजनीति का अब समय आ गया है। हिंदू अब ज्यादा राजनीतिक रूप से ज्यादा हिंदू समाज सशक्त हुआ है, ऐसा आपके विचार जानना चाहेंगे? नहीं, दो बातें हैं। एक तो स्वाभाविक है कि जब लोगों को, समाज को ऐसा लगे, उसको लगने लगा कि अब हमको मिलेगा, तो जब ऐसा लगता, किसी को लगता है, जैसे हमको लगता है कि ये चीज हमको मिल सकती है, तो हमारी अपेक्षा उस तरह सकारात्मक उस पक्ष में चली जाती है। और जब पहले ये लगता था कि हम कुछ भी करें हमको मिलना नहीं है, तो एक निराशा का भाव होता था कि मांगने की जरूरत क्या है।
तो अपेक्षा हमारी मर जाती थी। पर आज जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज को, प्रदेश को देना चालू किया, विकास के रूप में, लोक कल्याण के रूप में किसी तरह का देना, तो उसकी अपेक्षा और बढ़ती जाती है। स्वाभाविक है, उसको लगने लगा कि हमारी अपेक्षा होगी तो हमको मिलेगा, हमको बढ़ी हुई चीज मिलेगी, हमको और मिलेगा, तो उसकी अपेक्षा बढ़ती है। सीटें तो बढ़ के आई थी इस बार कांग्रेस की पिछले विधानसभा चुनाव में सीटें बढ़ के आई, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है उन लोगों का। और अब अगर देश की राजनीति को हम देखें तो इस साल भी सर बहुत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगर हम असम की बात करें, नेपाल की बात करें, मतलब तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहां सब की बात करें तो यहां पे सब में चुनाव है अभी, तो विधानसभा चुनाव। तो अब भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने में सभी दल जुटे हुए हैं। तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे विधायक जी कि अभी जो आने वाली विधानसभा के चुनाव है उसमें आपकी पार्टी के विधायकों को किस तरह की चुनौती सामने आ रही है, क्या लूप होल्स हैं, किस तरह से आप पहले के मुकाबले 2023 की विधानसभा चुनाव और आने वाले चुनाव में क्या ऐसी समस्याएं, चुनौतियां धरातल पर जो दिखाई दे रही हैं विपक्ष की ओर से? नहीं, अब चूंकि चुनाव है, आसाम में है, बंगाल में है, तो मेरा संपर्क वहां है नहीं। मैं उस तरह की जो समाज की जो बातें हैं उसको मैं केवल अखबारों या मीडिया के माध्यम से समझ सकता हूं। धरातल में क्या है वो देख नहीं पाता हूं। पर इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हम कोई चुनाव भर के, चुनाव तो 5 साल में होना है, अभी विधानसभा का 3 साल बचा हमारे प्रदेश का, पर चुनाव होते ही लोकसभा का मान लीजिए अप्रैल मई में हो गया 24 में, उस चुनाव के बाद से कभी किसी कार्यकर्ता को आपने बैठे हुए देखा? जी। कोई चुनाव नहीं हो रहा है। जी, जी। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, हम सब मिल करके जनता के पास ही रहते तब ना 24 घंटा काम हमारा रहता है, किसी न किसी रूप में रहेंगे। हम जैसे कोई दिवस मनाते हैं, हम कोई पर्व मनाते हैं, हम कोई त्योहार मनाते हैं, हर त्योहार को मनाना, हर पर्व को मनाना, हमारे 6 अपने आप पर्व रहते हैं, दीनदयाल की जयंती मनाना, श्यामा प्रसाद की, अटल जी की, सबकी मनाना, ये करना, तो उससे तो जनता के संपर्क में ही हम रहते हैं ना। तो हम जब जाएंगे तो हम पार्टी की बात ही ना करेंगे, और जब जाएंगे तो लोगों की बात ही ना सुनेंगे, और जब उनकी बात सुनेंगे तो उसको कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, वो हमारी समझ में आता है, संगठन उसको तय करता है, उस तरह से पार्टी और सरकार लगातार करती है। आप हमेशा कार्यकर्ताओं को नींव मानते हैं, मतलब आपका जो अभी तक का जो आपने सफर तय किया उसमें यही समझ में आया हमको, आपके बारे में जो पढ़ा सुना है, लिखा है, कार्यकर्ता हमारे पेड़ की जड़ है। पेड़ की जड़ है, मतलब कार्यकर्ता ही आपकी पार्टी की जड़ है, मतलब वो नींव है। नींव है। हाँ, तो आपने कार्यकर्ताओं के लिए, आप अभी देव तालाब से विधायक हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं कार्यकर्ताओं के साथ? कैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, आंगनबाड़ी, महिला शोषण, साथ में युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, ये भी बात सामने दिख रही है। कैसे आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं देते हैं, क्या कुछ करवाया आपने? नहीं, प्राथमिकता 2 तरह की है। एक तो देव तालाब 1962 से आरक्षित हो गया, 2008 में वो आरक्षण खुला। अब कल्पना करना, वो 50 साल 55 साल वो आरक्षित क्षेत्र रहा। स्वाभाविक है, आरक्षित क्षेत्र होने में ऐसा नहीं कहता कि विधायक काम नहीं करते, किसी क्षेत्र का हो, रिजर्व हो, किसी तरह का काम करते हैं, पर उतना अटेंशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। फिर वहां बार बार पार्टियों के विधायक बदलते रहे, कांग्रेस का हो गया, बहुजन का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, तो कंटिन्यूटी किसी पार्टी की नहीं होने से और भी डेवलपमेंट पूरी तरह से पीछे गया उसका। 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां बना, और फिर अभी तक हम हैं, तो मतलब 25 साल ये हो गया, वो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां है। तो 2003 में सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद से ही कुछ शुरू हुआ, क्योंकि पहले विधायक जरूर हो गया था पर सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के काल में तो और था कि विपक्ष कोई विधायक तो क्षेत्र का काम नहीं करना। 2008 आने के बाद जब मैं पहुंचा वहां, तो मैंने इस बात का प्रयास किया कि देव तालाब के नक्शे को चेंज करना। तो सबसे कम सड़कें वहीं थी, सबसे कम स्कूल शिक्षा व्यवस्था वहीं थी, सबसे कम कॉलेज, क्या बिल्कुल कॉलेज नहीं था वहां, सबसे कम अस्पताल थे वहां, कम मान लिया किसी चीज की कोई व्यवस्था हम ये कह सकते हैं कि कम से कम थी देव तालाब में। तो मेरे जाने के बाद मैंने वहां पर 5 से 7 हायर सेकेंडरी खोले, 2 कॉलेज खोले,
ITI खोला, आप समझना इस बात को। और 4 CM राइज, अभी जो CM राइज गई हैं तो हमारे देव तालाब में 4 CM राइज हैं, जिसे संदीपनी कर दिया है। हाँ जी, इसको संदीपनी कर दिया। संदीपनी हायर सेकेंडरी सर्वाधिक है वहां, पूरे रीवा संभाग में पता लगा लेना, किसी विधानसभा में 3 से ज्यादा नहीं, मेरे यहाँ 4 हैं, 4 संदीपनी स्कूल है। हाँ, 4 खोला। ITI हमारे यहाँ अभी नई गढ़ी में बंद करके लगभग तैयार हो गई, अब उसका भूमि पूजन का वो लोकार्पण करने जा रहे हैं ITI का। 100 बिस्तर का अस्पताल हो गया, देव तालाब में अस्पताल हो गया। और एक दूसरा, ये हमारा देव तालाब इसलिए प्रसिद्ध है कि देव तालाब में हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, शंकर जी का। और सुन करके ताजुब करोगे आप लोग, वो 1400 साल पुराना, 1500 साल पुराना मंदिर है, 6वीं 7वीं शताब्दी का, ऐसा लोग कहते हैं उसको। और जो हमने जांच कराई उसके डाटा पत्रों के, उससे भी पता चलता है कि ये 1300-1400 साल पुराना है। उसकी मान्यता अटूट आस्था है उसको। तो रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर भी उसको डेवलप करने की आवश्यकता थी। तो मंदिर को स्वरूप देने का काम किया हमने, बढ़िया उसको बनाया। और अभी जब जो है मोहन यादव गए थे तो शिवलोक की घोषणा कराई, और शिवलोक के लिए 100 करोड़ चाहिए, मोहन यादव ने घोषणा। आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। हाँ, मतलब एक उसको जिस तरह से देवों का देव देव तालाब कहते हैं, तो उस तरह की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देव तालाब उसी भोलेनाथ के नाम से जाना जाए, देव तालाब। तो ये करने का प्रयास किया। दूसरा, सिंचाई उस साइड में नहीं थी, तो उसके लिए मैंने साइकिल चलाई, शिवराज जी को ले गए, और शिवराज जी से करीब 6-7 हजार करोड़ की योजना नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से ले गए, बाणसागर का पानी। और वो अगले साल हम पानी वहां पहुंचा करके देना, माने खेतों में पानी पहुंचाना, नहीं पहुंचाना खेतों में, इसी साल सिंचाई के लिए देंगे। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ। और अभी जब मैं स्पीकर हुआ, पहले भी काम हो रहा है, स्पीकर होने के बाद थोड़ा सा और एक कह सकते ज्यादा एक्सेस मिला अपने को। तो उस एक्सेस का फायदा ये हुआ कि करीब 600 से 700 करोड़ की सड़कें बनाने का काम किया, गांव से गांव को जोड़ने का, कस्बे से कस्बे जोड़ने का। फिर गडकरी जी थे, उनसे भी गया, उनसे भी सड़क 2 लेके चले आए, 100 करोड़ 125 करोड़ की। तो ये सब करके थोड़ा सा अब देव तालाब ऐसा लगता है कि बेहतरीन स्थिति में विधानसभा दिखाई पड़ने लगी। आपने इतनी विकास की बातें कही, आपने 4 सांदीपनी स्कूल की बात करी, आपने ITI का भवन का निर्माण होना है, आपने सिंचाई की बात करी, आपने कई विकास कार्य आपने करवाए, इतने लंबे समय से आप विधायक हैं। विपक्ष को लेके क्या कहेंगे? विपक्ष से कैसे सामंजस्य बनाते हैं आप? मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष आपके समक्ष है, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी साथ में लेके चलें। तो कैसे उन लोगों से सामंजस्य बनाते हैं? कहाँ रोड़ा आता है? नहीं, विपक्ष का मतलब जो लड़ता है वो विपक्ष नहीं होता। जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा वो हमारे विपक्ष नेता थोड़ी विपक्ष हमारा है। विपक्ष तो वो मतदाता है जो हमको वोट नहीं किया। तो अपन उसके बीच में जाते, उससे बात करते हैं कि भैया क्या ऐसा लगा आपको कि हमको नहीं देना चाहिए? कोई ना कोई तो कारण होगा, विचारधारा का प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, विचार को कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण जैसे मान लीजिए गांव के भीतर गए, उससे पूछा कि भैया आपने क्यों वोट नहीं दिया? हमको नहीं दिया, हमारी पार्टी को पसंद नहीं किया, दूसरे दल को आपने पसंद किया। तो कोई ऐसा है कि उस दल के वैचारिक रूप से आप उसके साथ हैं, या हमारे खिलाफ नाराजगी कारण है। तो कई बार प्रकरण आता है कि हमारे गांव की सड़क नहीं बनी है, इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये तो सामान्य समस्या है, बताओ हम करेंगे, उसके गांव की सड़क बनाते हैं। अभी एक वाकया जो आदिवासी जो हैं सीताराम आदिवासी, उन्होंने ये बताया, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए कि सुनवाई नहीं होती है इस पार्टी में, पर ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं आपसी इतना रोष है नेताओं में कि किसी को अनदेखा किया जा रहा है, किसी की समस्या सुनी नहीं जा रही है, कोई पूर्व विधायक है पर उसे वेटेज दिया जा रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है। नहीं, एक चीज, किसी भी राजनीति करने वाले को हमेशा, जो खासतौर पर सत्ता में है, उसको हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जिस तरह से जनता की 100% अपेक्षा की पूर्ति हम नहीं कर पाते, उसी तरह हमारे दिमाग में 100% कामों को पूरा कभी कोई सरकार नहीं कर सकती है। तो उससे अपने को नाराजगी नहीं करना कि नहीं हमारा ये काम नहीं हो, हमारा, हम उस काम के जो हमारे काम हो गए उसको हम गिनावे ना कि हमारी मोहन सरकार ने हमको ये दिया, अब ये रह गए तो इसका प्रयास हम कर रहे हैं। और 100% हो जाएगा तो फिर हमारा काम ही क्या रह जाएगा।
आप चुनौतियां जब आती हैं, हर आपने जैसे कहा कि सब सरकार में किसी को भी 100% आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आपको भी आप जितना अपने क्षेत्र में करना चाहें 100% नहीं कर पाते होंगे। चुनौतियां आती, किस तरह की चुनौतियों से आपने अभी रूबरू हुए? क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होती? नहीं, दो तीन चीजें हो सकती। जैसे मान लीजिए हमको सड़क बनाना है, अब सड़क का पैसा हम ले गए, मोहन यादव जी से कहा, उनने हमको पैसा दे दिया, बजट में आ गया, सब हो गया। अब गांव में गए तो गांव में लोग जमीन देने को तैयार नहीं है। ये चुनौती है ना, गांव को सड़क देना। अब गांव को सड़क देने में जो भूमि स्वामी और जमीन देने को तैयार नहीं है, हम उनको मुआवजा दे रहे हैं तो भी देने को तैयार नहीं है। तो लगातार बैठक करना, आवेदन करना, उनसे आरजू करना, या सड़क से आपकी जमीन की कीमत डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आखिरकार प्रयास करने से सफलता भी मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती तो छोड़ना पड़ता है। तब उससे हम अपने दिल में थोड़ी ले लेंगे उस बात को कि हमारा ये काम नहीं हो पाया तो हमको कोई नाराजगी नहीं, जनता से नाराजगी ना उनसे नाराजगी, अपना काम प्रयास करना है। आप समान आचार संहिता को कैसे देखते हैं, कैसे आंक रहे हैं यूसीसी को? ये अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है और बहुत जल्द सभी राज्यों में होगा। नहीं होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या विचार कैसे है? विचार ये है कि सामान, देखिए संविधान के भीतर भी जब उस समय बहस हुई थी संविधान सभा में, तब आया था कि समान अधिकार होने चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और ये समय आया है, और क्यों नहीं होना चाहिए? और ये कह करके थोड़ी काम चलेगा कि नहीं साहब हमारे धर्म में आड़े थोड़ी आ रहा है, यूसीसी धर्म में आड़े नहीं आता। तो जब नहीं आता तो क्यों नहीं होना चाहिए समान नागरिक संहिता? खाओगे समान, अस्पताल की सुविधा समान, शिक्षा की सुविधा समान, सब कुछ समान। केवल वो पारिवारिक जो मसला होगा उसमें समान कानून नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि अगर हम एसआईआर को देख रहे हैं, अभी आपको भी ज्ञात होगा विधायक जी कि 42 लाख वोटर कटे हैं मध्य प्रदेश में जब से ये सर्वे चालू हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सो इसमें अभी भाजपा की टेंशन बढ़ी है, अब ऐसा सामने आ रहा है कि इतने लाख वोटर, अब विधायकों को भी बूथ लेवल पर, पूर्व विधायकों को भी अपने विकास खंडों में जाके बात करनी पड़ रही है, बूथ लेवल पर फॉर्म 6, 7, 8 बांटना पड़ रहा है। एसआईआर में ने काफी चीजें चेंज कर दी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। वोटर कटे नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि चेंज इसलिए नहीं होगा कि जैसे मेरे क्षेत्र में 13,000 कट गए, ठीक बात है, तो अभी हमारा 18 साल वाला आएगा ना, तो ये 3 साल के भीतर 18 साल वाला भी 13,000 कवर करेगा कि नहीं करेगा? कम से कम 20 से 25,000 कवर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे वोटर लिस्ट में आप देखते होंगे कि किसी की मृत्यु हो गई है पर उसका नाम नहीं हट रहा है, और वो मरा हुआ है, नाम लिखा हुआ है उसका। तो हमारे अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अभी जो नाम कटा है उसमें 3800 मरे हुए लोगों का नाम था जो चिन्हित हुए हैं। उसमें से 4,000 या 3,000 जो है परमानेंट, जो चले गए, कभी लौट के आते नहीं, उनका रत्ता पता भी नहीं कहां चले गए, वो उनका भी है। फिर डुप्लीकेसी है, वो देव तालाब में भी लिखा हुआ है, रीमा में भी लिखा हुआ है, या दूसरे विधानसभा में लिखा हुआ है। तो डुप्लीकेट वोटर हो गए, डेथ वोटर हो गए, नॉन आइडेंटिफाइड हो गए, अनक्लेम्ड हो गए, तो ये तो निकल गए, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। अब इतना जरूर है कि हम सबको मिलकर के करना ये चाहिए कि 6 नंबर को ज्यादा जोर देना चाहिए। 8 नंबर तो कोई विशेष मान्य नहीं रखता, क्योंकि उसमें संशोधित उम्र के हैं, फलाने ढमके पता है के सब, वो अलग है। एक तो 7 नंबर चाहिए अपने को, तो 7 में किसको हम हटा सकते हैं जिनकी शिकायत हो बाहर का कहीं, तब वो आ गई है, अपनी फाइनल ड्राफ्ट आ गया, तो ड्राफ्ट को हमारे कार्यकर्ता चेक कर रहे हैं। तो हमने पहले भी कटवाया, जब हो रहा था तब भी हमारे क्षेत्र में काफी काम किया। अब 6 नंबर लेकर के अपन आए हैं, 6 नंबर मतलब 18 साल वालों को, या जो कट गए उनका भी आपत्ति करा रहे हैं। तो ये इससे कोई, मैं ऐसा नहीं लगता, 42 लाख यदि हटा है तो अभी जब 18 साल आएगा तो अपने आप कवर करेगा। ये रही एसआईआर की बात। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपने अपने कार्यकाल में, जब आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, ऐसे अभी तक का जो सबसे कठिन समय, कुछ चुनौती भरा समय जिसको पूरा करने में आपको दिक्कत आई, वो बताएं, जिसमें आपको लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाया। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, और बतौर विधायक तो नहीं लगा, क्योंकि अपन निरंतर लगातार सक्रिय रहे और लगातार काम होता रहा, सरकार मदद करती रही,
शिवराज जी रहे तब भी होता रहा, तो मोहन यादव जी आए तब भी हो रहा है। चुनौती नहीं लगी आपको? नहीं, ऐसा करके नहीं लगा मुझे चुनौती कोई। इसीलिए उसका परिणाम निकला, मेहनत का परिणाम, कार्यकर्ताओं का, संगठन का, किसी बार 25,000 से जीत गए। तो विधायक जी, जिस तरह से आपने इतना लंबा अनुभव आपका राजनीति का है, लोग जो भी नए नए पहली बार विधायक बने हैं आपसे सीखते होंगे, आपका पूरा जीवन परिचय पढ़ते होंगे, आपको फील्ड में देखते होंगे। ठीक है, इससे हटके एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, जिंदा जला दिया गया, आप भी जानते हैं, भले ही वो दूसरा देश है, पड़ोसी देश है, ऐसे में भारत सरकार की क्या भूमिका है, उसको कैसे आंक रहे हैं? भारत सरकार ने सख्ती से निंदा की है उसकी, और जितनी निंदा हो जाए करना चाहिए, और ऐसा लगता है कि कुछ कार्रवाई की आवश्यकता तो वो भी करना चाहिए। और सरकार तो ऐसे कह रही है। अभी तो हमारे मोदी जी को आपने देखा, पाकिस्तान में घुस करके हमने वहां का बदला लेने का प्रयास किया, तो गिड़गिड़ाया, इसलिए सब कुछ हुआ। तो क्यों नहीं होना चाहिए? और कोई पड़ोसी होने का माने, यदि पड़ोस में हमारी इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसमें रिएक्शन हमारा कैसे नहीं होगा? हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो हम बुझाने नहीं जाएंगे? यदि हम पड़ोसी हैं तो पड़ोसी धर्म को ही समझ लो। तो हमारा घर बना, हमारे बगल में आग लगेगी तो हम उसको बुझाने नहीं जाएंगे? तो हम तो जाएंगे, जो वहां गड़बड़ हो रहा तो मदद करेंगे। और हिंदू हमारा भाई है, उसके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो चाहे जिस देश में हो, चाहे जहां हो, वो हम कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे? अब आखिरी सवाल इसमें आपसे यही भी जानना चाहेंगे कि यदि आप राजनीति में नहीं होते तो गिरीश गौतम जी क्या होते? वकील थे हम, वकालत कर रहे थे, और बढ़िया वकालत कर रहे थे। विधायक बनने के पहले तक 2003 फरवरी तक, नवंबर में विधायक बने, फरवरी मार्च में वकालत छोड़ा है जब क्षेत्र में। तो प्रेरणादायी कौन रहा आपके जीवन में राजनीति में आने के लिए? प्रेरणा तो मिली कि यहाँ इनको देख के मैं राजनीति शुरू करूं? नहीं, वो जब मैं विद्यार्थी हुआ, कॉलेज में आया, तो कॉलेज के चुनाव हुए। तब आपको लगा कि राजनीति? नहीं, कॉलेज के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। कॉलेज के चुनाव में उस समय के सामंतशाही को गुंडागर्दी करते देखा, जबरदस्ती बूथ लूटते देखा, और बूथ लूट करके जीतते हुए देखा। तो ये लगा कि नहीं, इनके विरोध में तो खड़ा होना पड़ेगा। और वहीं से प्रेरणा मिली कि हमको खड़ा होना चाहिए, और तभी से शुरू कर दिया खड़ा होना। फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ते रह गए, जिंदगी भर उन्हीं के खिलाफ लड़ते रह गए, सामंतों के खिलाफ, अन्यायियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ। और उससे प्रेरणा मिली कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो रिक्शा यूनियन चलाया, ठेला यूनियन चलाया, होटल्स कर्मचारी यूनियन चलाया, उस तरफ बढ़ गए, ये चलाते चलो, ऐसा करके। गिरीश गौतम जी, बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए और अपनी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना चंद्रा, ये थे गिरीश गौतम जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में रीवा जिले के देवतालाब से विधायक हुए हैं। 25 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव है, और साथ में उन्होंने बताया कि अगर वो आज राजनीति में नहीं होते तो वो एक वकील होते, और उन्होंने छात्र राजनीति से इस राजनीति के बड़े जीवन में कदम रखा, और हमेशा से गरीबों और लाचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका सहयोग किया, और आज भी बड़े सक्रिय हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और सभी जो वर्तमान विधायक है उनके प्रेरणादायी हैं। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।